मिर्गी का दौरा आने पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को दौरा आ रहा है और हाथ पैर में जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है उसके आसपास की ऐसी चीज़ें जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं उनको हटा देना चाहिए और कपड़े उसके ढीले कर देने चाहिए। अगर टाई लगा हुआ है तो टाई को भी लूज़ कर देना चाहिए। मुंह के अंदर और उसके बाद जब पेशेंट की जर्किंग मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो उसको करवट करके लिटा देना चाहिए, जिससे कि उसके मुंह में जितना भी सिक्रीशन है, झाग है, ब्लड है, कई बार जवान कट जाता है तो वो निकल जाए और उंगली से उसको निकाला जा सके। उसके बाद पेशेंट को सोने दीजिए, लंबी नींद उसमें आती है, उसको सोने दिया जाए। और कभी भी ऐसी गलती ना करें कि बेहोशी की हालत में उसके मुंह में पानी डालें या कोई और मुंह के अंदर लाइक ए चम्मच या कोई मेटल या कोई कॉटन ऐसी कोई चीज़ ना रखें मुंह में, जिससे उसके सांस में दिक्कत आए। और कभी भी उसके हाथ को रोकने की कोशिश ना करें, हाथों पैरों को। अगर जर्किंग हो रही है, हाथ पैर ब्रेक हो सकता है, मांसपेशी टूट सकती है, इसलिए उसको ऐसा कुछ भी न किया जाए। अब दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो मिथ्स हैं, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं हमारे समाज में मिर्गी को लेके, जैसे मिर्गी में जूता सूंघाना, चप्पल सूंघाना या कपड़ा सूंघाना या मेटल को हाथ में रखना, वो ये ऐसा सोचा जाता है कि इससे दौरा रुक जाता है। ऐसा करने से दौरा रुकता नहीं है। एक्चुअली ये अंधविश्वास इसलिए ज़्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि दौरा 2 या 5 मिनट का होता है। 5 मिनट के अंदर पेशेंट का दौरा रुक जाता है। अब चाहे आप उसको जूता सूंघाओ, चाहे चप्पल सूंघाओ, चाहे कुछ भी करो, इस वजह से ये भ्रांतियाँ फैल गई। दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कान छिदाने से, नाक छिदाने से या किसी मुल्ला मौलाना के पास या मज़ार पे जाने से या किसी पंडित के पास जाने से दौरा रुक जाता है। ये भ्रांति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि दौरा का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। जैसे दौरा साल में 1 बार भी आ सकता है, महीने में 1 बार आ सकता है और एक ही दिन में 10 बार आ सकता है। अब अगर किसी ने इस तरीके की कोई चीज़ अपनाई है और उसका बाई चांस 6 महीने दौरा नहीं आया, तो उसका विश्वास ये बढ़ जाता है कि उसने जो भी कुछ किया है उसकी वजह से उसका दौरा रुक गया, जबकि दौरे का ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती है, सिर्फ मेडिसिन के अलावा। दूसरा अंधविश्वास ये चल रहा है कि पेशेंट जो दौरे के होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, दिमागी तौर पे कमज़ोर होते हैं। ऐसा नहीं है। मरीज दौरे का बिल्कुल हम लोगों जैसा ही होता है, नॉर्मल। उस समय जब दौरा आता है तो वो एक एपिसोड होता है, उसके ख़त्म हो जाने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसका आईक्यू भी नॉर्मल होता है और उसको नॉर्मल मैन की तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि वायलेंट की बात है कि मिर्गी का मरीज़ बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायलेंट उस समय हो सकता है, वो दौरे के बाद एक कंडीशन होती है साइकोसिस, पोस्ट इक्टल साइकोसिस। कुछ घंटे या कुछ समय के लिए पेशेंट एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो वायलेंट
नहीं होता है वो, लेकिन इमोशनल चेंजेस उसके अंदर, भावनात्मक चेंजेस पैदा हो जाते हैं। इसलिए एक तो बीमारी को लेके, दूसरे समाज के प्रति बीमारी का नज़रिया लेके, और उसके अलावा इतना लंबा ट्रीटमेंट चलना है, इस पॉइंट को लेके उसके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब, दिमाग की उलझन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। एपिलेप्सी को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा माना जाता है समाज में कि मिर्गी जो है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल ये होता है। गलत काम पिछले जन्म में किया होगा, इसलिए इस तरीके का ये इनको दौरा स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक बीमारी है, जैसे मलेरिया होता है, हाँ, टाइफाइड होता है, बाकी बीमारियां होती हैं, वैसे ही मिर्गी एक बीमारी है। कुछ लोग मानते हैं कि बीमारी ये छुआछूत की होती है, हाथ लगाने से, बोलने से एक दूसरे में फैल सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये छुआछूत से नहीं फैलती, बोलने से नहीं फैलती, साथ में बैठने या लेटने से नहीं फैलती। ये बिल्कुल गलत जो सोच है समाज में, इसको ख़त्म होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, इसलिए इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ऐसा समाज में सोच है। जबकि ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और पूरी तरीके से एपिलेप्सी कंट्रोल की जा सकती है। 2 से 5 साल ट्रीटमेंट होने के बाद दोबारा एपिलेप्सी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एपिलेप्सी और मैरिज की बात है। लोग एपिलेप्टिक पेशेंट से शादी नहीं करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। शादी आप किसी को टाइफाइड है तो कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर है तो कर लेते हैं, डायबिटीज़ है तो भी कर लेते हैं, लेकिन मिर्गी वाले से नहीं करते हैं। जबकि मिर्गी साल में एक बार भी आ सकती है, हफ्ते में आ सकती है, इलाज करेंगे तो पूरी तरीके से रुक सकती है। तो लीगल ग्राउंड पे भी एपिलेप्टिक पेशेंट को शादी करने का पूरा अधिकार है। तो शादी के लिए अंधविश्वास गलत है। और कुछ, मिर्गी क्या है? दिमाग नसों का एक बंडल है। जब इसमें क्रॉस कनेक्शन हो जाता है तो वो नर्व्स डिस्चार्ज करती हैं हाई वोल्टेज, एंड दिस हाई वोल्टेज इज़ एपिलेप्सी। ये निर्भर करता है कि किस हिस्से में ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्जेस शुरू हुए हैं, उसी हिस्से पे मरीज के असर आता है। दिमाग में पूरा बॉडी रहता है, पूरा बॉडी सेंसरी, मोटर और एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेटेड इन द ब्रेन। अगर हाथ के एरिया में एक्टिविटी हुई है तो हाथ जर करेगा, पैर के हिस्से पे अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हैं तो पैर जर करेगा, चेहरे पे अगर है तो चेहरा जर करेगा। और अगर मोटर में नहीं है, अगर सेंसरी सुन वाले हिस्सा दिमाग का अगर है, तो मरीज को वही फीलिंग होगी जैसे हाथ सुन हो गया, पैर सुन हो गया, इस तरीके का एक्टिविटी स्टार्ट होता है। ये एक जगह से जो एक्टिविटी शुरू होती है, अगर ये वोल्टेज इतने ज़्यादा हो जाते हैं जो पूरे दिमाग में फैल जाते हैं, तब पेशेंट बेहोश हो जाता है पूरी तरीके से। इसको कहते हैं सेकेंडरी जनरलाइजेशन। और ये क्रॉस कनेक्शन जो नर्व्स का होता है, उसका कारण यह है कि वहाँ पे कोई ट्यूमर हो, कोई गांठ हो, कोई
कोई सूजन हो या कोई फालिज का अटैक हुआ हो या कभी चोट लगी हो या कोई कीड़ा हो, तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस स्टार्ट्स हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस उसी भाग पे दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे वो बॉडी है। जैसे कि मैं इससे हट के बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर किसी का पैर एम्पुटेट कर दिया जाए तो देखा ये गया है कि उसको कहते हैं फैंटम लिम्ब। वो कहता है मेरे अंगूठे में खुजली हो रही है, जबकि वहाँ अंगूठा है नहीं, लेकिन दिमाग में तो है, पूरी बॉडी दिमाग में रहती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये टेम्पोरल लोब एक होता है जो कि हमारा पार्ट है सुनाई देने का, इमोशनल का, अगर वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसको एबनॉर्मल बिहेवियर होगा उसका, और अनअवेयरनेस होगा, पूरी तरीके से अनकॉन्शियस नहीं होके अनअवेयरनेस होगा। जैसे कोई पेशेंट अगर अचानक उठता है और अपने बेड के चक्कर लगा के फिर लेट जाता है, तो दिस कुड बी अ सीजर। कोई अचानक उठता है, 4-6 लोगों को पीटता है फिर बैठ जाता है, दिस कुड बी अ सीजर। एक सिर्फ अंगूठा, लोअर लिम्ब में जो अंगूठा है, अगर वो जर्क कर रहा है लगातार कंटिन्यूअस, तो ये सीजर है। इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उतने हिस्से में एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे अंगूठा है, पूरे दिमाग में नहीं हो रही है, इसलिए दिमाग को नुकसान उसमें नहीं होता है। ये सीजर्स इस तरीके के अच्छा अंधविश्वास इसलिए पैदा हुए। अब सपोज करिए कि अगर कोई बिंदु छोटा सा कहीं से दूर से चलता है और इतनी तेज़ी से हमारी तरफ आता है और हमारे अंदर चला जाता है और हमको ब्लास्ट कर देता है, अगर ये फीलिंग किसी को आती हो तो आप सोचिए इसको क्या कहेंगे। ये भूत प्रेत का चक्कर जो है वो भी इसी से रिलेटेड कुछ हद तक है। अब जैसे कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है जहाँ से हम देखते हैं, वहाँ पे अगर एक्टिविटी स्टार्ट होती है एपिलेप्सी की, पेशेंट को जो नहीं है वो भी दिखाई देगा, छोटा है तो बड़ा दिखाई देगा, बड़ा है तो छोटा दिखाई देगा। ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो उसने कभी ना देखी हैं ना सुनी है, तो इसको क्या कहेंगे। जो चीज़ दिख रही है वो है नहीं वहाँ, तो उसको क्या कहेंगे लोग, भूत तो कहेंगे। इस तरीके से ये अंधविश्वास फैलते चले गए हैं। अगर दिमाग के फ्रंटल लोब में है तो इमोशनल, पेशेंट को इमोशनल बिहेवियरल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस हिस्से में दिमाग के ये है। जैसे कि हाइपोथैलेमस में एक पेशेंट था मेरा, उसमें एक गांठ कीड़े की थी, वो जवान निकाल के और बहुत देर तक सलाइवा गिराता था, इतना तेज़ी से सलाइवा गिरता था जैसे कि पैंटिंग करते हैं डॉग्स। उसका जब MRI कराया तो उसके हाइपोथैलेमस में एक सिस्टिक सर्कस निकला। तो इसी तरीके से बहुत सी भ्रांतियाँ फैलती चली गई, जबकि ये क्लियरली जो है एक ब्रेन की एबनॉर्मलिटी है कॉर्टेक्स की, जहाँ से नसों में डिस्चार्जेस शुरू होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में दिखाई पड़ते हैं, फिर वहाँ से वो तेज़ी से फैलते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, या फिर उतने हिस्से में ही रहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। पूरे में फैल जाते हैं, ये भी पॉसिबल है। कई बार ऐसा नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी दौरा आता है, जो कि समाज में ज़्यादा प्रचलित है, जो टॉनिक क्लोनिक जो जिसको कहते हैं दौरा, जिसमें जूता चप्पल सुंघाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि पदार्थ होते हैं। एक वो होते हैं जो वोल्टेज को बनाते हैं यानी बढ़ावा देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो वोल्टेज को कंट्रोल रखते हैं।
तो कंट्रोल रखने वाले जो पदार्थ हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए वो जो वोल्टेज बनाने वाले पदार्थ हैं वो उनका वोल्टेज इतना बढ़ जाता है जो कि थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। और जब थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा तो पूरे ब्रेन में वो एक्टिविटी स्प्रेड कर जाएगी। बंद। बहुत कॉमन प्रॉब्लम एक होती है जिसको कहते हैं अब्सेंस सीजर्स। अब्सेंस सीजर्स में न्यूरॉनल डिस्चार्जेस 3 हार्ट्स पर सेकेंड स्टार्ट होते हैं और जनरलाइज सीजर्स होते हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी, और ये एक दिन में सैकड़ों होते हैं। ये इतना कम समय के होते हैं, कुछ सेकंड के होते हैं, तो पेरेंट्स इसको नोटिस नहीं कर पाते। पता तब लगता है जब उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है या हाथ से उसके जो बर्तन हैं वो टूटने लगते हैं, तब ये पता लगता है कि कारण क्या है आखिर। उसमें ये आप देखेंगे कि ये एपिलेप्टिक पेशेंट है और थोड़े समय के लिए वो अब्सेंस हो जाता है। सपोज़ एक लाइन अगर किसी अध्यापक ने लिखा है, उसमें से कुछ वर्ड्स के टाइम पे अटैक हो गया, तो वो लाइनें तो उसके दिमाग से गायब हो, उसको नहीं समझ में आएंगी, इसलिए पूरे सेंटेंस का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बड़ी तेज़ी से पढ़ाई में बच्चा गिरता जाता है। ये कहलाता है अब्सेंस सीजर्स। या कई बार थोड़ी सी हरकत भी होती है इसमें, जैसे फ्लिकरिंग ऑफ लिड्स, आँख की पलकें थोड़े समय के लिए पेशेंट चलाता है, या एकटक देखना, लगातार एक तरफ देखता जा रहा है और कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, कितना भी आप बुला रहे हैं लेकिन वो फिर एकदम बोलेगा हाँ। ये इतने कम समय का होता है कि आप समझ नहीं सकते कि ये दौरा है। जांच के बाद पता लगता है कि दौरा है, इलाज होने के बाद उसकी स्कूल परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और सारी समस्या खत्म हो जाती है।